Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Welcome to the complete course on Medieval Indian History. Medieval Indian History के complete course में आप सभी का स्वागत है. Now this is the series chapter number 2 Delhi Sultanate, in which today we are going to discuss part 4 तुगलक डायनेस्टी. ये हमारा जो दूसरे चैप्टर की जो सीरीज चल रही है दिल्ली सल्तनत की, ये उसका पार्ट 4 है, जिसमें आज हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे. दिस इज अबाउट मी. आई एम अभिजीत सिंह अरोरा एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट मी इन द प्रीवियस वीडियोस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ एज यू गाइस कैन सी ओवर हियर, in the first part of Delhi Sultanate, we talked about the political history, and then in the second part, we talked about slave dynasty. Then in the previous video, in the third part, we talked about the Khiljis. In this video, we are going to talk about Tughlaqs. And then finally, in the part 5 of Delhi Sultanate, which would be uploaded tomorrow, we'll talk about Sayyids and Lodhis. तो ये है वो सारे पार्ट्स, जो सारे सेक्शंस जो इस दिल्ली सल्तनत के हमें कवर करने हैं, जिसमें से पहले पार्ट में हम लोगों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बात की थी, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तीसरे पार्ट में हम लोगों ने खिलजीस के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में, इस चौथे पार्ट में हम लोग तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे. और फिर जो अगला और आखिरी वीडियो दिल्ली सल्तनत का है, जो कल अपलोड होगा, उसमें हम लोग सैयद्स और लोधीस की बात करेंगे. तो आइए अब हम लोग तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द तुगलक डायनेस्टी, विच रूल्ड फ्रॉम 1320 AD to 1414 AD. So first, let's talk about Ghiyasuddin Tughlaq. This is how he used to look like. Now, there's nothing much to know about Ghiyasuddin Tughlaq. Now, the later ruler, his son, will play an important role in this dynasty. Nevertheless, let's try to read something about him. ज्यादातर बातें इनके बेटे की होंगी इस वीडियो में, इस तुगलक डायनेस्टी के वीडियो में, मगर फिर भी थोड़ा बहुत हम घियासुद्दीन तुगलक के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं. अब घियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे को वारंगल लड़ने के लिए भेजा था, जहां से उनके बेटे जूना खान ने वहां के राजा को ना सिर्फ हराया था, और वहां से बेशुमार दौलत लेकर वापस आए थे. नाउ घियासुद्दीन तुगलक सेंट हिज सन जूना खान टू फाइट अगेंस्ट वारंगल, एंड when not just his son won over there and defeated the local ruler of Warangal, he came back with a large amount of money. All right. At the same time, one very important fact is that Ghiyasuddin Tughlaq laid the foundation of Tughlaqabad near Delhi. जो घियासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने तुगलकाबाद का निर्माण किया था दिल्ली के करीब. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर टू नो इज, इनके जो बेटे थे उलूग खान, ही किल्ड हिज फादर एंड असेंडेड द थ्रोन. यानी कि इनके जो बेटे उलूग खान थे, इन्होंने अपने पिता घियासुद्दीन तुगलक का कत्ल कर दिया और राजगद्दी पर स्वयं बैठ गए एक नए टाइटल के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक, इन 1325 AD. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब बात करते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की. ये अपने जमाने में कुछ ऐसे दिखते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक. एंड वन मोर थिंग इज गाइस दैट दीज फोटोग्राफ्स आर नो कॉपीराइट फोटोग्राफ्स, बिकॉज a lot of photographs on the internet are copyrighted and we are not supposed to use them on YouTube. So that's why I might not be able to get the best photos, but फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए नो कॉपीराइट फोटो में भी कुछ ऐसी फोटो लाऊं जिससे आप लोगों के लिए इमेजिन करना इजी हो जाए. आई ट्राई टू ब्रिंग अबाउट फोटोग्राफ्स विच आर ऑब्वियसली नो कॉपीराइटेड, which will help you guys to imagine while you understand and listen to this story of medieval history. Now, if I talk about Muhammad bin Tughlaq, now his mind was far ahead of his time. Feeling little confused? Don't worry, I will explain this. ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे,
वॉट एवर एक्सपेरिमेंट्स ही डिड, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, इट एंडेड इन मिजरेबल फेलियर्स। ये बहुत बुरे तरीके से फेल हो गए इनके जितने भी जो भी इनके एक्सपेरिमेंट्स थे। व्हाई? बिकॉज ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर फार अहेड ऑफ हिज टाइम। लेट मी गिव यू गाइज एन एग्जांपल। लेट्स से राइट नाउ द टाइम इज 1650 एडी, और लेट्स से 1750 एडी। तो 1750 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज एन एग्जांपल, एक उदाहरण दे रहा हूँ। एंड लेट्स से यू become the king, and then you start saying that sati pratha should be banned. You start saying that dowry system should not be there. अब उस समय अगर आप ये बात करते कि डाउरी नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, then people might have rejected this proposal. People might have not accepted this. It might have hurted the sentiments of the people. Because उस समय की सोच वैसी थी। समय के साथ सोच बदलती है। So in the same manner, Muhammad bin Tughlaq, during his time, his thought process was ahead of those people's time. But one very important thing to know over here was that he was very tolerant in terms of religious matters. वो धार्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे। उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी काफ़ी दूर दूर के देशों के साथ बनाने की कोशिश की, जैसे इजिप्ट, चाइना, ईरान। ही ट्राइड टू maintain diplomatic relations with far countries, far off countries such as Egypt, China, and Iran. But if I talk about some of the prominent writers of that time, such as Isami, Barani, Ibn Battuta, even we cannot conclude about his personality through their writings also. Why? Because we all know, we have been studying this since ancient history time, that those writers were directly or indirectly influenced by the ruler, and hardly any writer used to write against द रूलर ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पे ये जो कुछ लेखकों की बात की गई है, जैसे इसामी, बरानी, इब्न बतूता, उनकी बातों से भी ये सही मायने में हम ये नहीं बता सकते कि इनका व्यक्तित्व कैसा था मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि ये बात तो हम शुरू से कर ही रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के समय से, कि उस समय के जो लेखक हुआ करते थे वो जल्दी राजा के खिलाफ कुछ नहीं लिखते थे, क्योंकि उनकी कोशिश होती थी राजा की तारीफ करें और बदले में उनको जमीन मिलेगी, पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सो आई होप यू गाइस आर गेटिंग द आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। बट one thing is sure about Muhammad bin Tughlaq, and that is that he was the only Delhi Sultan who received a comprehensive education of literature, religious as well as philosophy. तो एक बात तो तय है कि ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जिनको लिटरेरी की भी नॉलेज थी, धर्म की भी नॉलेज थी, फिलोसफिकल नॉलेज भी थी। नाउ वन मोर एक्सपेरिमेंट, एज आई टोल्ड यू, ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग हिज रेन। उन्होंने अपने कार्यकाल या साम्राज्य के दौरान कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसमें से एक इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि ये देवागिरी को अपनी एक दूसरी कैपिटल बनाना चाहते थे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आजकल कई कुछ राज्यों में दो दो कैपिटल भी होती है, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। तो उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनी दूसरी राजधानी देवागिरी को बनाना चाहते थे। वाई वाई ही wanted to do this? Because he was having a large area under his control, and if he will make Devagiri as the second capital, it would become easy for him to control South Indian territory. अगर उन्होंने देवागिरी को एक दूसरी कैपिटल बना दिया तो उनके लिए आसान हो जाएगा साउथ इंडिया को कंट्रोल करना भी। Now for this he made a lot of preparations, and if you guys are thinking what is the meaning of ulemas मतलब वो इस्लाम के स्कॉलर्स जिनको धर्म की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जिनको इस्लामिक ग्रंथ धर्म वगैरह की बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उनको उलेमास कहते हैं। सो he made exhaustive preparation in 1327, and he made people to travel from Delhi
टू देवागिरी, उन्होंने दिल्ली से देवागिरी लोगों को ट्रेवल कराया और देवागिरी का उन्होंने नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया. सो दौलताबाद वाज द न्यू नेम ऑफ देवागिरी. There were a lot of people who resisted the Sultan and they said that no, no, we want to stay in Delhi. And those who disobeyed to Sultan were punished. Harsh punishments were given to such people. Now, one thing to know over here was that the distance between these two places, obviously between Delhi and a place in South India, the distance was almost around 1500 kilometers. And the time when he made such preparations was summer season. जिस समय उन्होंने निर्णय लिया वो गर्मियों का मौसम था. अब गर्म उस समय हमारे पास ट्रेन नहीं थी, जहाज नहीं थे, लोगों को पैदल जाना पड़ता था अपने घोड़ों को लेकर या जो भी जानवर उनके पास मौजूद थे. तो इस गर्मी में कई लोगों की जान चली गई इस लंबी जर्नी में ट्रेवल करते हुए इस यात्रा के दौरान. बट आफ्टर 2 years Sultan abandoned Daulatabad and asked everybody to return back to Delhi क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. All right. Now another important, very very important thing which happened in 1329 was that he introduced a token currency. Now for those of you who do not know what is the meaning of token currency, just wait for 2 more minutes. In the next slide, I will explain that to you. अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम कि 1329 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, टोकन करेंसी क्या होती है, तो बस 2 मिनट का समय दें, अगली स्लाइड में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा. क्या कारण था कि उन्होंने ये टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की? वेल, द रीजन वाज दैट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर थ्रू आउट द वर्ल्ड. उस समय चांदी के सिक्के होते थे. अब चांदी की कमी पूरी दुनिया में थी 14th सेंचुरी में. ये जो 1300 से जो 1399 का समय होता है, दिस टाइम फ्रेम 1300 to 1399. So this time is known as 14th century. Similarly, if let's say if you have a doubt from 1800 to 1899, this is known as 19th century. Hope this makes sense to all of you. Okay. So even Kublai Khan in China also, he issued paper money currency. So, but over here, what Muhammad bin Tughlaq did, he issued copper coins instead of silver coins. But नाउ द प्रॉब्लम वॉज दैट द गोल्ड स्मिथ्स जो भी सोनार वगैरह थे, अब ये तो तांबे के सिक्के हैं, उन्होंने नकली तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए. अब नकली तांबे के सिक्के आएंगे तो बहुत रईस हो जाएंगे वो, क्योंकि चांदी के सिक्के नहीं थे. तो लोगों के मन में एक गुस्सा था कि अरे हमारे राजा ने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अब हमारे तांबे के सिक्के हैं ये चांदी के सिक्के की बदौलत. तो ये देखा गया कि ये नए सिक्कों की कुछ अहमियत नहीं रह गई मार्केट में, क्योंकि नकली सिक्कों की इतनी होड़ लग गई थी कि अब आपके पास इतने सारे नकली सिक्के हैं कि आप सामान लेने जाएंगे तो जो भी सामान आप खरीदेंगे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. सो फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से इफ यू वांट टू परचेज अ मोबाइल फोन ऑफ 10,000 rupees and all of you have 2,000 rupees each. So now it is not easy to purchase this mobile phone, all right, because all of you have 2,000 rupees each. So you guys will save money over a period of time. आप लोग कुछ समय तक पैसे जोड़ेंगे and then some of the people will not be able to save money, they might spend it on something else. So जो पैसे जोड़ लेगा वो मोबाइल खरीद लेगा. But let's say now token currency comes, which I will explain now. अब आप सभी लोगों के पास 1-1 लाख रुपए है. So everybody will go over there and everybody would expect to purchase this mobile phone, but the production of mobile phone is not increasing. मोबाइल फोन तो कम ही बिक रहे हैं मार्केट में. तो अब जब दुकानदार को दिखेगा कि सब लोग मोबाइल खरीदने आ रहे हैं, then he will increase the price of mobile phone from 10,000, let's say, so to 50,000 rupees. I hope your guys are getting this. So same thing was happening during the reign of Muhammad bin Tughlaq due to the introduction of this token currency. And बाद में उन्होंने वादा भी किया. The king, the sultan even promised that don't worry, I will exchange the silver coins for the copper coins. But obviously, as lot of fake copper coins were made by goldsmiths, so the treasury became empty. तो राजा की पूरा जो भी खजाना था वो लगभग खाली हो गया
और कितनी शर्मनाक बात थी. इट वाज सच अ डिसअपॉइंटिंग थिंग दैट thousands of copper coins were lying on the roadside in Tughlaqabad. So now let me give you the fair idea about what is the meaning of token coin. So this is the 1 rupee coin generally which we use right now. अब ये जो 1 रुपए का सिक्का बनता है, इसको बनाने में लगभग 5 पैसे खर्च होते हैं. अब इस 5 पैसे के सिक्के की वैल्यू 1 रुपए है. सो द कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर this metallic 1 rupee coin is, let's say, approximately 5 paisa. So the manufacturing cost is less and the power of this coin is 1 rupee. So face value जो दिखाई दे रहा है, this face value is obviously more than the intrinsic value. Intrinsic value is the cost used in manufacturing of this coin. What is the intrinsic value of this coin? 5 paisa. What is the face value of this coin? 1 rupee. Whereas in earlier times we used to have full bodied coins. So that means, let's say this is a gold coin of, let's say, 1 rupee. So if you will go to a shop, so you will get the items worth 1 rupee. अब आप दुकान में जाएंगे तो 1 रुपए का सामान ही मिलेगा इस सोने के सिक्के से. लेकिन अगर आप इस सोने के सिक्के को पिघलाएंगे, but if you will try to melt this gold coin, the value of this gold is somewhere around 5 rupees. You guys are getting this point. So face value is 1 rupee, which is less than the intrinsic value. The manufacturing cost of the coin is more than the face value what is written on this coin. So that is why in old times, the full bodied coins, the goldsmith, they used to even melt it, and they used to again sell it or sell it as a jewelry at higher value. तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, इसीलिए आज हम लोग टोकन कॉइन्स यूज़ करते हैं. आप 1 रुपए के सिक्के को मेल्ट भी करोगे और उस मेटल को बेचोगे तो आपको 5 पैसा मिलेगा. इवन इफ यू विल ट्राई टू melt this 1 rupee coin in the market, you will get 5 paisa. Instead, rather use it as a coin itself, because it is giving you 1 rupee, which is far more has more value than this 5 paisa. Let me give you one rare fact also. मैं आपको एक rare fact बताता हूँ. आप लोगों ने वो मोटे वाले 5 रुपए के सिक्के तो देखे होंगे. All of you must have seen those thick 5 rupee coin in India. So the problem was there was a lot of smuggling of this 5 rupee coin happening, and these coins used to go to Bangladesh. ये सिक्के बांग्लादेश चले जाते थे. Why? You know guys, why? Because the Bangladeshi people, they used to melt this 5 rupee coin and they used to make 5 blades out of it. ये इससे 5 blade बनाते थे, and they used to sell each blade at 2 rupees. So 2 into 5 is 10 rupees. So just look at this, guys. So they will take a 5 rupee coin, they will melt it and make 5 blades, and they will sell each at 2 rupees. So they will make 5 rupees profit. So that is why the government has reduced the width of 5 rupee coins. Now the 5 rupee coins are very thin. पुराने सिक्के अभी भी चल रहे हैं, they are thick obviously. So anyways, and the government also made rules that nobody is allowed to melt the Indian currency in any manner, or else obviously they will go to jail. So now let's proceed. आप लोगों को टोकन करेंसी के बारे में तो पता चल गया होगा. So these failures, like sending the people to South India or this token currency, now this has affected the prestige of the Sultan and lot of money was wasted. अब सुल्तान की इज्जत भी काफ़ी कम हो गई थी और पैसे भी बहुत बर्बाद हो गए थे. So obviously the Sultan was not having any money in his treasury. सुल्तान के पास तहखाने में पैसे ही नहीं थे. सो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्स से ही तो एक सुल्तान की आमदनी होती है. आज भी सरकार की जो आमदनी है वो टैक्सेस से ही तो होती है. सो देन व्हाट मोहम्मद बिन तुगलक ही डिड वाज ही इंक्रीज्ड द लैंड रेवेन्यू ऑन द फार्मर्स ऑफ दुआब. आप लोग को लग रहा होगा ये दुआब क्या होता है. दुआब वो रीजन होता है, दिस इज द रीजन बिटवीन टू रिवर्स. सो दुआब मीन्स रीजन बिटवीन टू रिवर्स. अब इस केस में, इन केस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक दुआब. नाउ ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड बिटवीन गंगाज एंड यमुना. नाउ
स्पेशल थिंग अबाउट दोआब इज, जहां पर भी दो नदियों के बीच में लैंड होता है वहां पर एल्यूवियल सॉइल होती है और बहुत फर्टाइल होती है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. सो बट द प्रॉब्लम वाज एज ही इंक्रीज्ड द टैक्सेस ऑन द फार्मर्स. नाउ ऑलरेडी द फार्मर्स वेयर इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस. वैसे ही फार्मर्स बहुत परेशान थे. एंड देयर वाज अ सीवियर फेमीन ऑल्सो. बहुत महामारी फैली हुई थी. सो पीजेंट्स रिवॉल्ट शुरू हो गया. जो किसान थे दे स्टार्टेड रनिंग अवे. वो भागना शुरू कर दिया उन्होंने. बट मोहम्मद बिन तुगलक कॉट देम एंड दे वर पनिश्ड एंड द रिवॉल्ट वाज क्रश्ड. बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. ये सोल्यूशन नहीं है इस समस्या का. सो देन ही रियलाइज्ड दैट वी हैव टू डू समथिंग एल्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तकावी लोन की एक नई स्कीम शुरू की, जिसमें जो भी किसान को कल्टीवेशन के लिए लोन की आवश्यकता है उनको लोन दिया जाएगा. सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज ही स्टार्टेड गिविंग लोन्स फॉर कल्टीवेशन टू द फार्मर्स, and the name of this loan was Takavi loans, so that they can buy seeds and they can extend their cultivation. The Sultan also started a separate department for agriculture known as Diwan Kohi, and a model farm was established जिसमें बताया गया था कि किस तरह से खेती की जाए. और सरकार ने इस खेत में काफी पैसे लगाए ताकि उपज बढ़ सके, so that the farming productivity could improve. So government was trying its level best. And even this experiment of this farm loans and all was even continued by Firoz Shah Tughlaq also, who will come later on. We'll see that Firoz Shah Tughlaq also. Hope this makes sense to all of you. अब बाद में क्या होने लगा कि क्योंकि इनके इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वेयर अ फेलियर. सो ही स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ रिबेल. इनके जो भी नोबल्स थे या जो इनकी प्रोविंसेस में भी गवर्नर्स थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया. लॉट ऑफ नोबल्स एंड गवर्नर्स दे स्टार्टेड रिबेलिंग अगेंस्ट द सुल्तान. एंड इवन in Madurai also, the Hassan Shah, he rebelled and established his own Madurai Sultanate. In 1336, Vijayanagar kingdom was found. 1347, Bahmini kingdom was established. तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग किंगडम्स बन रहे हैं. So this was a failure because now the trust in this sultan was gone. And even the governors of Awadh, Multan, Sindh, everybody was revolting against the sultan. And in Gujarat also, the revolt took place against sultan, and it almost took 3 years to uh, सप्रेस द रिवोल्ट. लगभग 3 साल लग गए इस रिवोल्ट को भी सप्रेस करने में. अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी तो सुल्तान बीमार पड़ने लगे, एंड हिज हेल्थ डिटियोरेटेड, एंड एज अ रिजल्ट ही डाइड इन द ईयर 1351. बट इफ यू लुक एट द राइटर बदौनी, द सुल्तान was freed from his people and the people from the sultan. So it has a very deep meaning. Let's see how many of you will have understood the meaning of this sentence. You guys can comment. And अब कई लोगों का ये मानना भी है कि जब से ये सुल्तान बने थे तभी से ये तय था कि ये कभी ना कभी तो सुल्तान की गद्दी से हटेंगे, क्योंकि ये अपने समय से बहुत मॉडर्न सोच रखते थे. ही वाज हैविंग अ मॉडर्न सोच against his time. So now let us talk about Firoz Shah Tughlaq. So I hope all of you must have heard about Firoz Shah. In Delhi also, I think there's a stadium Firoz Shah, and whose the stadium name has recently been changed on the name of Arun Jaitley. I think you guys must have read in newspaper also. So Firoz Shah Tughlaq ruled from 1351 to 1388. So this is how he used to look like. So after the death of Muhammad bin Tughlaq, he was chosen as Sultan by the nobles. Now one very peculiar thing, एक बहुत ही अलग किस्म का इन्होंने काम किया, वो ये कि इन्होंने खाने जहान मकबल, जो कि पहले एक तेलुगु ब्राह्मण थे जो बाद में वजीर बनते हैं इनके, उनको अपॉइंट किया अपना एक वजीर, प्रधानमंत्री. Now this wazir helped the sultan in his administration and helped him to maintain the prestige during his period. Now, now there was a lot of problems that Firoz Shah Tughlaq has to face, because as we already saw in just 5 minutes back,
कि धीरे धीरे सारी प्रोविंसेस अलग हो रही थी और डिसइंटीग्रेट हो रही थी दिल्ली सल्तनत। सो व्हाट ही मेड अ माइंड, ही मेड अ प्लान। उन्होंने क्या प्लान बनाया कि देखो अभी साउथ इंडिया को तो हम बाद में देखेंगे, हम नीचे तक कैसे जाएंगे, पहले मैं एक काम करता हूँ, नॉर्थ इंडियन टेरिटरीज को ही सेफ गार्ड कर लेता हूँ। लेट मी डू वन थिंग, I'm just talking as Sultan right now, that let me do one thing. Let me safeguard my authority over North India, and later on we'll think about the South India and the Deccan, what we have to do. तो ये इनकी पॉलिसी थी। इन्होंने बंगाल के अगेंस्ट भी दो लड़ाइयाँ लड़ी, मगर वो सक्सेसफुल नहीं थी और बाद में बंगाल अलग भी हो जाता है दिल्ली सल्तनत से। और इन्होंने एक मुहिम चलाई थी, एक कैंपेन चलाया था मॉडर्न उड़ीसा में, जो जाज नगर था वहां पर भी इन्होंने लड़ाई लड़ी, और बाद में वहां से भी ये मंदिरों को लूट कर खूब पैसा लेकर आते हैं। और नगरकोट में भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और वहां के राजाओं से भी इन्होंने काफी पैसा अ, वसूला, वहां से काफी पैसे इन्होंने लेकर आए। और इनके शासन के दौरान ड्यूरिंग हिज टाइम ही कलेक्टेड some around 1300 Sanskrit manuscripts from the Jwalamukhi temple and he got them translated into Persian। उन्होंने संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो ज्वालामुखी टेम्पल में थे वहां से ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स निकलवाए और उनको पर्शियन में ट्रांसलेट भी करवाया। एंड ही ऑल्सो क्रश्ड अ रिबेल इन दी सिंध रीजन, सिंध रीजन में भी उन्होंने एक रिबेल को क्रश करवाया था। ऑल राइट, नाउ one very important thing which happened during his time was he started developing many royal factories, जिनको कारखानास कहते थे, जहां पर इन्होंने हजारों की तादाद में नौकरों को एम्प्लॉय किया। सो ही डिप्लॉयड thousands of slaves in the कारखानास, जहां पर वो नई नई चीजें बनाते थे। एंड ड्यूरिंग हिज रेन ऑलमोस्ट 300 न्यू टाउन्स वेयर बिल्ड, तो 300 नए लगभग शहर भी बन गए थे इनके कार्यकाल के दौरान। So one famous town that was built during his time was Firozabad, which is near Red Fort in Delhi, which is now known as Firoz Shah Kotla. All right, and old buildings, if you guys remember, Jama Masjid, Qutub Minar, they were also repaired. He also started a new department known as Diwane Khairat, so that the orphans and the widows could be taken care. So that was a noble step that he took. But this was basically for the Muslim people. And free hospitals and marriage bureaus for poor Muslims were also established. And he patronized scholars such as Barani, Afif, ये लेखकों को इन्होंने पैट्रोनाइज भी किया। और ये उलेमस की बात मानते थे। और उलेमस जो कि इस्लाम में जिनको काफ़ी ज्ञान होता है, मैंने आपको बताया भी तो उनको कहते हैं, तो उनकी बातों पर चलते थे, तभी उन्होंने इतने समाज सेवा के भी काम किए थे। बट एज ही वॉज गाइडेड बाई दी उलेमस, जैसे कि उलेमस की बातें मानते थे, दैट इज वाई ही वॉज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स शिया मुस्लिम्स एंड सूफीस। इसलिए वो शिया मुस्लिम्स और सूफीस के अगेंस्ट में टॉलरेंट नहीं थे। आई होप यू गाइज नो अबाउट सुन्नीज एंड शियाज। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप बताइएगा, तो मैं कभी इस पर एक अलग वीडियो बनाकर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड ही नेवर रिस्पेक्टेड हिंदूज, उन्होंने हिंदुओं की का सम्मान नहीं किया, उनको एक सेकंड ग्रेड सिविलियन माना जाता था, सिटीजन माना जाता था, और उनके ऊपर जजिया टैक्स लगाया जाता था। नो दिस वाज अ टैक्स, दिस वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स। सो एक तरह से कहा जाए तो सिकंदर लोदी, जिनकी हम आगे बात करेंगे, या औरंगजेब, तो फिरोज शाह तुगलक भी जो थे वो बिल्कुल भी जो मुस्लिम नहीं थे उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करते थे। सो एज यू गाइस मस्ट हैव सीन दैट many कारखानास were opened, so a lot of slaves were increasing, and from where do he used to get the slaves? अब जैसे इन्होंने कहीं लड़ाई लड़ी तो वहां पे जो सैनिक हार गए, या जो भी जो वहां के जवान लोग होते थे उनको वो स्लेव बनाकर ले आया करते थे। So the soldiers whom he used to defeat, the young people of the defeated territory, he used to bring them along with him as slaves. So it is said that during his regime, the number of slaves were almost up to 1,80,000, लगभग 1,80,000 तक slaves की तादाद हो चुकी थी। Now in 1388, Firoz Shah died, and again दी स्ट्रगल फॉर पावर स्टार्टेड। सुल्तान, नोबल्स, इन लोग के बीच में फिर से यही बात शुरू हो गई कि कौन अब इस राजगद्दी पर बैठेगा। एंड
बहुत मतलब, और एक और जो बात थी वो ये थी कि इतने सारे जो स्लेव्स इकट्ठे हो गए थे उनकी तरफ से भी रिबेलियन शुरू हो गया था. So once Firoz Shah Tughlaq died, so the successors of Firoz Shah Tughlaq, they had to face a lot of rebel from the slaves. And who were these slaves? They were created by Firoz Shah Tughlaq because obviously he brought them. So and slowly the Delhi Sultanate started disintegrating, टूटनी शुरू हो गई. सारी फिर से अपनी अलग अलग प्रोविंसेस, मालवा गुजरात सब अलग अलग होने लग गई. And in 1398, the situation became worse because Taimur invaded our country, and not just he invaded, he came up to Delhi and stayed there for 3 days, murdering thousands of people, looted our country, and then in 1399 he went back from there. But obviously he went back from there, but he kept one person in India to supervise दी इंडिया. वो अपना एक खासम खास तैमूर हमारे देश में छोड़कर गए थे, जिसकी बात तो आगे के चैप्टर में होगी, अगले वीडियो में जब हम लोग सैयद्स और लोधीस की बात करेंगे. मगर ये इतना पैसा लूट के ले गए, इतने लोगों को मार दिया कि हमारा जो ये दिल्ली सल्तनत था वो लगभग लगभग ध्वस्त हो गया, ऑलमोस्ट. So this was about this video. We looked at Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq. Now in the next video, we'll talk about Sayyids and Lodhis, which will mark the closure of Delhi Sultanate, and then we'll move towards the future videos of medieval Indian history. Please do like this video अगर आपको ये video पसंद आया है, and do comment and share your views, and do share with your friends about our YouTube channel so that we can help people as much as we can from our side, those who are unable to afford coaching fees. Thank you everybody for watching. God bless you.